हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग अभी तक क्या किए थे कि मेथड पूरा कंप्लीट कर लिए थे एक्सेप्ट स्कैटर डायग्राम मेथड, और उसको हम लोग क्या बोले कि लास्ट में करेंगे। तो आज जो है हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। यानी कि हमारा जो प्रॉपर्टी होता है कोरिलेशन का, वो जिसको कि अभी तक हम क्या किए थे, छोड़े हुए थे। अब जो है वो हम प्रॉपर्टी करेंगे तो वो हमको समझने में डिफिकल्टीज नहीं जाएगी। क्यों नहीं डिफिकल्टी जाएगी? क्योंकि इससे हम लोग गो थ्रू हो गए हैं, ठीक है। जब सारा क्वेश्चन कर लिए हैं तो प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी होता क्या है, उसी चीज़ को होता है जो डिटेल वे में करते हैं, उसी से क्वेश्चन बनता है, प्रॉपर्टी से ही। तो उसी पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो जब देखिएगा इसका प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो इसका प्रॉपर्टी ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या करा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हैज नो यूनिट। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हैज नो यूनिट। नो यूनिट, हाँ नो यूनिट। अगर देखिएगा तो कहीं पे क्वेश्चन में क्या लिखा रहता है, जो हमारा जो है ऑब्जर्वेशन दिया रहता है, तो कहीं पे क्या लिखा रहता है, अगर कहीं पे देखोगे तो क्या रहता है, केजी में रहता है, कहीं हाइट और वेट में रहता है, हाइट और वेट में रहता है, लीटर और केजी, हाइट और वेट, ठीक है। या फिर जैसे कि क्या रहता है, एक सप्लाई रहता है, एक डिमांड रहता है, प्राइस डिमांड। तो कह रहा है कि हम लोग जब आर निकालेंगे तो आर का हमारा यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या लीटर केजी होगा, हाइट वेट होगा, सप्लाई डिमांड या प्राइस या डिमांड, क्या मतलब यूनिट में होगा क्या। तो हम लोग डिस्पर्सन में पढ़े थे क्या, अगर आपको याद होगा तो, एक होता है क्या एब्सोल्यूट मेजर, एक होता है क्या एब्सोल्यूट मेजर होता है, एब्सोल्यूट मेजर एक होता है, और दूसरा क्या होता है रिलेटिव मेजर। सेकंड क्या होता है रिलेटिव मेजर, इसको हम अभी हटा रहे हैं। एक होता है क्या रिलेटिव मेजर, और दूसरा होता है क्या एब्सोल्यूट मेजर। तो रिलेटिव मेजर क्या होता है और एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है, डिस्पर्सन में पढ़े थे। तो रिलेटिव मेजर का क्या होता है कि कोई भी यूनिट नहीं होता है, रिलेटिव मेजर का क्या होता है कि कोई भी यूनिट नहीं होता है। और एब्सोल्यूट मेजर का क्या होता है, यूनिट होता है। इसका क्या होता है, हैज नो यूनिट, हैज यूनिट। डिस्पर्सन में क्या पढ़े थे, तो रेंज, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन और क्वार्टाइल डिविएशन, ये सब पढ़े थे। वही रेंज में एक चीज और क्या पढ़े थे, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। तो जहां पे हम लोग कोएफिशिएंट निकालते हैं उसका क्या होता है, कोई भी यूनिट नहीं होता है। जहां पे भी हम लोग क्या करते हैं कि कोएफिशिएंट निकालते हैं, कोएफिशिएंट निकालते हैं, उसका यूनिट नहीं होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट मेजर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यूनिट होता है, या तो केजी में आएगा, या तो लीटर में आएगा, या तो मीटर में आएगा, तो सेंटीमीटर में आएगा, तो स्क्वायर मीटर में आएगा, ऐसे आएगा। लेकिन इसमें कोई भी यूनिट नहीं होता है। रिलेटिव मेजर, रिलेटिव मेजर में क्या होता है, कोई भी यूनिट नहीं होता है। उसी तरीके से हम लोग अभी क्या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पर, यानी कि हम लोग क्या करें कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट में क्या होता है, नो यूनिट होता है। अभी तक जो भी हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं, क्या यहाँ पे आर का वैल्यू में हम कुछ लिखे हैं, सेंटीमीटर, वेट, केजी, ऐसा कुछ करके लिखे हैं, नहीं लिखे, क्योंकि किसी कोई यूनिट ही नहीं होता है। तो वही यहाँ पे प्रॉपर्टी वन हमारा क्या कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हैज नो यूनिट। अगर आपसे क्वेश्चन एराइज होता है यहाँ पे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन क्या है, आर इज
एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर। तो आप लोग क्या बोलिएगा, आर जो है वो क्या एब्सोल्यूट मेजर है कि रिलेटिव मेजर है? आर हम लोग किस में निकालते हैं? कोरिलेशन में, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जैसे ही कोएफिशिएंट आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, नो यूनिट। नो यूनिट, तो नो यूनिट किसमें होता है? तो रिलेटिव मेजर में। तो आर हमारा क्या हो जाएगा? आर इज तो आर क्या हो जाएगा हमारा? रिलेटिव मेजर। आर हमारा रिलेटिव मेजर हो जाएगा। रिलेटिव मेजर में क्या होता है? नो यूनिट। एब्सोल्यूट मेजर में क्या होता है? यूनिट होता है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आर क्या है, एब्सोल्यूट मेजर है या रिलेटिव मेजर है, तो आर क्या हो जाएगा हमारा? क्या? तो रिलेटिव मेजर। आर किस में निकालते हैं? आर किसको बोलते हैं? तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को बोलते हैं यार। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को आर बोलते हैं। तो आर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिलेटिव। ये था हमारा क्या? प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है? जो अभी तक हम लोग करते आ रहे वही प्रॉपर्टी 2 है कि आर का जो वैल्यू है वो क्या है? -1 और +1 के बीच में होगा। आर का जो वैल्यू है वो क्या है? +1 और -1 के बीच में होगा। आर इज बिटवीन -1 एंड +1। तो अभी तक तो वही तो करते आ रहे हैं। आर का वैल्यू हम जब भी निकाले हैं तो -1 और +1 के बीच में ही आया है। -1 0.89। तो ये सब क्या है? ये सारा का सारा क्या है? -1 और +1 के बीच में ही तो आ रहा है। यहाँ पे देखिए आर दिया हुआ था तो -1 के बीच में ही दिया हुआ था, है ना, दिया हुआ। तो वही हमारा प्रॉपर्टी 2 क्या है कि आर का जो वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा? +1 और -1 के बीच में आएगा, या -1 और +1 के बीच में आएगा। तो आर का वैल्यू हमारा क्या? -1 और +1 के बीच में आ रहा है। तो हमारा प्रॉपर्टी 2 भी हमारा क्या होता है? यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रॉपर्टी 1 समझ गए कि क्या होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का नो यूनिट होता है। क्यों नो यूनिट होता है? जब भी हम लोग कोएफिशिएंट निकालते हैं तो उसका यूनिट नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? सॉरी, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कर रहा है? तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन। यहाँ पे एंड होगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन क्या होता है प्रॉपर्टी नंबर 3 के अनुसार? तो प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि आर को हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आर को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? आर स्क्वायर को क्या बोलेंगे? अगर आर को हम लोग जब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं तो आर स्क्वायर को क्या बोलेंगे? तो आर स्क्वायर को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। इससे पूछेगा कोएफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर को क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन या कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन। आगे क्वेश्चन क्या है? 1 माइनस आर स्क्वायर। तो 1 माइनस आर स्क्वायर क्या होता है? तो कोएफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन। एक और आता है इसमें प्रॉपर्टी 3 में, 1 माइनस आर का स्क्वायर रूट में, अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर। तो इसको क्या बोलते हैं? तो कोएफिशिएंट ऑफ एलिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ एलिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ एलिनेशन। तो प्रॉपर्टी 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। प्रॉपर्टी 3 में ही यही था। आर को क्या बोलते हैं? तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। 1 माइनस आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? तो कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन। अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? तो कोएफिशिएंट ऑफ एलिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ एलिनेशन।
ठीक है। अंडर रूट 1 - r² को क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एलिनेशन, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेगा, क्वेश्चन में कुछ दे देगा, उसके बाद फिर पूछेगा इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे देगा इफ r इज सिंपल कोरिलेशन द क्वांटिटी 1 - r² इज कॉल्ड, तो क्या बोलेंगे, तो वो हो जाएगा, ऑप्शन में आपको दिया रहेगा क्या, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन और कोएफिशिएंट ऑफ एलिनेशन। और आपसे पूछेगा कि 1 - r² क्या है, तो 1 - r² हमारा क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन जो भी ऑप्शन होगा उसको टिक करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से पूछेगा कि r² क्या होता है, और ये चारों ऑप्शन आपको दे देंगे। तो r² क्या होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, r² कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, 1 - r² कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन और अंडर रूट 1 - r² कोएफिशिएंट ऑफ एलिनेशन, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो हमारा प्रॉपर्टी 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब एक प्रॉपर्टी और बचा है, कौन सा, तो अब हमारा जो लास्ट प्रॉपर्टी है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन। ये आप लोग क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी में भी पढ़े हैं, डिस्पर्सन में भी पढ़े हैं, और अब जो है वो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में भी इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझना होगा इसके लिए, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पे देखिए, चेंज ऑफ स्केल और एक होता है चेंज ऑफ ओरिजिन। क्या होता है, एक होता है चेंज ऑफ स्केल और एक होता है चेंज ऑफ ओरिजिन। अब चेंज ऑफ स्केल में क्या होता है, चेंज ऑफ स्केल में क्या होता है और चेंज ऑफ ओरिजिन में क्या होता है, चेंज ऑफ स्केल में क्या होता है और चेंज ऑफ ओरिजिन में क्या होता है, ये बताइए आप। चेंज ऑफ स्केल में क्या होता है और चेंज ऑफ ओरिजिन में क्या होता है, ये बताइए आप लोग जल्दी से। चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है और चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है, तो चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है क्या, चेंज ऑफ स्केल का क्या मतलब होता है, चेंज ऑफ स्केल में जनरली हम लोग करते हैं या तो माइनस मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिवाइड करते हैं, और चेंज ऑफ ओरिजिन में हम लोग या तो प्लस करते हैं या तो माइनस करते हैं। चेंज ऑफ स्केल में क्या करते हैं, या तो मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिवाइड करते हैं, और चेंज ऑफ ओरिजिन में क्या करते हैं, या तो प्लस करते हैं या तो माइनस करते हैं। जब आप सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़े होंगे, सेंट्रल टेंडेंसी में, तो उसमें क्या बोलता है कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन में क्या होता है कि चेंज ऑफ स्केल से भी फर्क पड़ता है और चेंज ऑफ ओरिजिन से भी फर्क पड़ता है, चेंज ऑफ स्केल से भी फर्क पड़ता है और चेंज ऑफ ओरिजिन से भी फर्क पड़ता है। वही अगर आप डिस्पर्सन में पढ़े होंगे, तो डिस्पर्सन में क्या होता है कि चेंज ऑफ स्केल से तो फर्क पड़ता है लेकिन चेंज ऑफ ओरिजिन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चेंज ऑफ स्केल से तो फर्क पड़ता है लेकिन चेंज ऑफ ओरिजिन से क्या होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोरिलेशन में। तो कोरिलेशन क्या करता है कि ना तो इसको चेंज ऑफ स्केल से कोई फर्क पड़ता है, ना तो चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई फर्क पड़ता है। बोलेगा वाह अब तो खत्म हो गया, जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो इसको पढ़ेंगे क्यों। लेकिन अभी ट्विस्ट इसमें बाकी है, ट्विस्ट अभी इसमें क्या है, बाकी है। मेन इसमें जो प्रॉपर्टी है वो यही प्रॉपर्टी है कि चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन। तो कोरिलेशन में क्या है कि ना तो स्केल के चेंज होने से कोई फर्क पड़ता है आर में, और ना ही तो चेंज ऑफ ओरिजिन से आर में कोई फर्क पड़ता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी में आप लोग पढ़ेंगे क्या, एक सेंट्रल टेंडेंसी में क्या पढ़े थे, कुछ याद है इसके बारे में। एक इक्वेशन रहता है हमारा क्या,
y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स रहता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब इसमें देखिए b हमारा क्या होता है, तो b जो है वो हमारा होता है, या यहाँ पे अलग से लिखेंगे। अब इसमें a जो है वो क्या है, चेंज ऑफ ओरिजिन, b क्या है तो चेंज ऑफ स्केल। तो इसमें कह रहा है कि अगर आपके पास इक्वेशन है, तो अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी का बात करें, तो अगर आप जो हमारा जो समेशन रहता है, जो मीन निकालने का जो समेशन ऑब्जर्वेशन होता है, अगर ऑब्जर्वेशन में आप मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, तो मीन में भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा, सेम डिफरेंस है। अगर आप मान लीजिए कि कोई ऑब्जर्वेशन अगर 50 है, अगर 50 का मीन निकालने हैं, अगर आप उसमें 10 ऐड कीजिएगा तो मीन में भी क्या हो जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा, मीन में भी क्या हो जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा। अगर आप उसमें क्या कीजिएगा कि 10 माइनस कीजिएगा, तो मीन में भी क्या हो जाएगा, 10 माइनस हो जाएगा। वही अगर आप, ठीक है, अगर आप स्केल चेंज करते हैं, यानी कि अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर x में आप कोई भी नंबर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका क्या है, y, यानी मीन में भी आपका क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई होगा। अगर आप डिवाइड करते हैं x में, तो वो क्या हो जाएगा, मीन में भी डिवाइड होगा। अगर 5 से आप x में डिवाइड कर रहे हैं, तो मीन में भी आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर x बढ़ रहा है तो मीन भी बढ़ेगा, x घट रहा है तो मीन भी घटेगा। लेकिन डिस्पर्सन में क्या पढ़े थे, डिस्पर्सन में जब हम लोग निकालते हैं रेंज एम डी एस डी क्यू डी, वो क्या होता है, सिर्फ अफेक्ट किससे होता है, स्केल से होता है। स्केल से होता है, इसका मतलब क्या है कि आप उसमें प्लस, जब डिस्पर्सन का बात करें, तो अगर आप एक्स में अगर आप प्लस कीजिए माइनस कीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मल्टीप्लाई और डिवीजन करते हैं एक्स में, तब क्या होगा, वो डिस्पर्सन में फर्क पड़ेगा, चेंज होगा। अगर एक्स चेंज होगा तो वाई भी चेंज होगा। लेकिन डिस्पर्सन में जो है वो ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किससे फर्क पड़ता है, तो सिर्फ और सिर्फ स्केल से फर्क पड़ता है। लेकिन कोरिलेशन क्या कर रहा है कि ना तो उसको ओरिजिन से कोई फर्क पड़ता है, ना ही स्केल से फर्क पड़ता है। यानी उसमें या तो प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, या तो मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर डिवाइड कीजिए, जो रिलेशन है वही रहेगा, जो रिलेशन है वही रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज और क्या बोला है कि साइन चेंज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे जो आर का जो साइन है, अगर आप इसमें क्या कह रहा है, पहले इसमें लिखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज affected neither by a scale nor by neither by a scale nor by change of origin। यहाँ पे चेंज कर नाइदर बाई चेंज ऑफ स्केल नॉर बाई चेंज ऑफ ओरिजिन। यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में क्या है कि ना तो उसको स्केल से कोई फर्क पड़ेगा और ना ही उसको कोई ओरिजिन से फर्क पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, बट साइन मे और मे नॉट गेट चेंज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर आर का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, तो ये भले हो सकता है कि ये निगेटिव में आ जाएगा, लेकिन आर का जो वैल्यू है, अगर मान लीजिए आर का वैल्यू 0.877 है, तो यहाँ पे भी वही रहेगा 0.877। हो सकता है कि साइन चेंज कर जाएगा,
या ये भी हो सकता है कि साइन भी नहीं चेंज करेगा, सेम ही रहेगा। या ये भी हो सकता है कि साइन क्या है, सेम ही रहेगा, नहीं चेंज होगा। या तो होगा तो क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा, लेकिन आर का वैल्यू चेंज नहीं होगा स्केल और ओरिजिन से। क्यों? क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तो फिर आर चेंज कैसे होगा? जब इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तो चेंज कैसे होगा? हमको एक चीज बताइए, तो जब इस पे हम लोग दो चार को क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को क्या होगा, ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग सिर्फ इसी पे करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। बाकी आप लोग स्टडी मटेरियल से जो है वो एक्सरसाइज ए को करके देखिएगा, ठीक है। ए और बी में भी कुछ है क्वेश्चन। अब इसमें देखिए एक चीज़ और लिखिएगा क्या, कि इसमें जो है वो बोलता है क्या, u इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, v इज इक्वल टू ए प्लस डी वाई। ये हमारा क्या है, इसमें इक्वेशन है। किसमें? चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन में। किसका? तो आर यू भी। यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोलेगा आपको, आर यू भी। तो आर यू भी का जो फॉर्मूला था, अभी सिर्फ इसको लिखिएगा। यहाँ के बाद से हो सके नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी देखिएगा तुरंत समझ में आने लगेगा। सिर्फ फॉर्मूला लिखिए, बी इंटू डी मोड बी इंटू मोड डी इंटू आर एक्स वाई। अब इसके बाद सीधे दम डायरेक्ट आप लोग क्या कीजिएगा, जंप कीजिएगा क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन के थ्रू हम आपको तो समझाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू क्या करेंगे, आपको हम समझाएंगे। तो आप लोग एक क्वेश्चन लिखिएगा। इसके बाद इसमें क्या याद रखना है कि अफेक्ट ना तो ओरिजिन से अफेक्ट होगा और ना ही तो स्केल से अफेक्ट होगा। कौन सा? तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि साइन चेंज हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन लिखिएगा, u इज इक्वल टू 8 प्लस 7x, v इज इक्वल टू 5 माइनस 3y। आर एक्स वाई इज इक्वल टू 0.85, आर यू भी इज इक्वल टू वाई। अब आपको ये क्वेश्चन दिया और आपसे पूछा है आर यू भी, तो कैसे निकालिएगा? ये क्वेश्चन दिया और आपसे पूछा है कि आर यू भी निकालिए, तो कैसे निकालिएगा? हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, बी और डी निकालेंगे। एक हमको क्या चाहिए, बी चाहिए, दूसरा डी चाहिए। नीचे भी क्या चाहिए, बी चाहिए और डी चाहिए। नीचे सिर्फ मोड लगा हुआ है तो ऊपर वाला ही सेम, बी और डी। और आर एक्स वाई चाहिए, तो आर एक्स वाई तो हमको डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया, बी और डी नहीं दिया। ऊपर देखिए हम लोग इक्वेशन क्या लिखे थे, u इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स और v इज इक्वल टू ए प्लस डी वाई। तो हमारा b कौन है, ये और ये, b ये है और d ये है। तो अब उस पोजीशन पे इसमें भी देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या है, b ये है और d ये है, यानी कि b हमारा 7 है और d हमारा क्या है, -3। तो b भी मिल गया और d भी मिल गया, तो क्या आर यू भी निकलेगा? तो आर यू भी निकालने का क्या फॉर्मूला, b इंटू डी अपॉन में मोड b इंटू मोड d इंटू आर एक्स वाई। फॉर्मूला में पुट कीजिए, क्या है, 7 गुने -3 अपॉन में 7 मोड इंटू। अब देखिए मोड लगाने से क्या होता है कि माइनस साइन जो है वो प्लस में हो जाता है, प्लस साइन प्लस में ही रहता है। अब ये मत बोलेगा जो प्लस साइन है वो माइनस में होता है, नहीं, मोड लगाने से माइनस साइन हट जाता है, माइनस को सिर्फ पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव में हो जाता है मोड लगाने से। आई इंटू आर एक्स वाई कितना था, 0.85, इतना ही था ना। हाँ, अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 7 3 सतिया 21 -21। नीचे क्या होगा, सेम होगा, सतिया 21। नीचे क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा इंटू 0.85। ये क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, -1 बचेगा इंटू 0.85। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -0.85। क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन में क्या बोला था, प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, बट ये हो सकता है क्या हो जाएगा कि साइन हो सकता है कि चेंज हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार साइन चेंज ही होगा। साइन चेंज हर बार नहीं होगा।
अगर यहाँ पे देखे होंगे, अगर अभी आप यहाँ पे दिमाग लगाए होंगे, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 3 भी प्लस में रहता, जब 3 भी प्लस में रहता तो हमारा आंसर में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये माइनस की वजह से ना फर्क में पड़ा। अगर इससे नहीं समझ में आ रहा तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, क्या आर यू वी का वैल्यू चेंज हुआ, आर यू वी का वैल्यू क्या हो गया, सिर्फ साइन चेंज हुआ। ये -0.85 था, आर एक्स वाई कितना था, 0.85 था, तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। तो प्रॉपर्टी 4 यही कह रहा है। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखिएगा, सेवन एक्स प्लस 5u इज इक्वल टू 8, 3y प्लस 7v इज इक्वल टू 12, आर एक्स वाई इज इक्वल टू 0.75, फाइंड आर यू भी। एक ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको कीजिए। ठीक है, इसको करके देखिए। होता है आप लोग से। अब ये मत भूलिएगा कि यहाँ पे कि b हमारा 7 है और y हमारा 3 है। पहले आप लोग u के फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए इसको। यहाँ पे क्या बोल रहा था, हमको सब क्वेश्चन को क्या करना है, इस फॉर्मेट में लाना है, हमको u और v के फॉर्मेट में लाना है। क्या u और v के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन है हमारा? आजा भाई, क्या ये हमारा u और v के फॉर्मेट में नहीं है? तो हम इसको क्या करेंगे, पहले u और v के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो u और v के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5u इज इक्वल टू 8 माइनस 7x, u इज इक्वल टू 8 माइनस 7x अपॉन में 5। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 अपॉन में 5 माइनस 7 अपॉन में 5। उसी तरीके से क्या करेंगे, v को सिंप्लीफाई करेंगे। v क्या है, 7v इज इक्वल टू 12 माइनस 3y, v इज इक्वल टू 12 माइनस 3y अपॉन में 7, v इज इक्वल टू 12 अपॉन 7 माइनस 3 अपॉन 7y। अब ये u और v के फॉर्मेट में आ गया। u इज इक्वल टू क्या है, 8 अपॉन में 5 माइनस 7 अपॉन में 5x। v में क्या है, 12 अपॉन 7 माइनस 3 अपॉन 7y। अब ये u और v के फॉर्मेट में आ गया, आ गया। अब देखेंगे तो अब हमारा जो b है वो क्या है, -7.5 और d जो है वो -3.7, यानी कि b हमारा कितना हो जाएगा, -7.5 और d हमारा हो जाएगा -3.7। तो क्या अब आर यू भी निकल जाएगा। तो आर यू भी का क्या फॉर्मूला है, b इंटू डी मोड b इंटू मोड डी इंटू आर एक्स वाई। बी कितना है, -7/5 इंटू -3/7। नीचे क्या हो जाएगा, 7/5 इंटू 3/7। क्यों, क्योंकि नीचे मोड लगा है। मोड लगने के बाद क्या होता है, साइन माइनस साइन पॉजिटिव में आ जाता है। पॉजिटिव साइन माइनस में नहीं जाता, याद रखिएगा। सिर्फ माइनस साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, आर एक्स वाई कितना दिया हुआ है हमारा, 0.75। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे पहले इसको और ये तो पूरा कट जाएगा, ये और ये पूरा, ये एकदम हर जगह कटेगा, हर जगह कटेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर भी बी और डी, नीचे भी बी और डी, तो ये तो कटेगा ही ना, सिर्फ साइन ही ना बचेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, -1 इंटू यहाँ पे भी -1, यही बचा, इंटू 0.75। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 इंटू 0.75 कितना हो जाएगा, 0.75। अब बोलिएगा ये क्या हो गया, यहाँ पे तो आर एक्स वाई भी 0.75 था और आर यू भी 0.75 है, ये कैसे हो गया, यहाँ पे तो साइन भी नहीं चेंज हुआ। तो वही तो ये बोल रहा है पॉइंट नंबर 2 जो हम लोग लिखे थे यहाँ पे, बट साइन मे और मे नॉट चेंज गेट, बट साइन मे और मे नॉट गेट चेंज, यानी चेंज हो भी सकता है और चेंज
नहीं भी हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन देंगे, ठीक है, उसके बाद पूछेंगे कि आर यू भी निकालिए, तो इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। आप इसको सिंपली भी निकाल सकते हैं। पहले अगर इस तरीके का दिया हुआ है तो पहले तो आप लोग इस इक्वेशन में आ जाइए, ठीक है। और इक्वेशन में आने के बाद देखना क्या है कि अगर शॉर्टकट दम तरीका बता रहे हैं, ये दोनों साइन अगर सेम है, या तो दोनों माइनस में है और या तो दोनों प्लस में है। अगर ये दोनों माइनस में होगा, अगर u का भी साइन माइनस में होगा और v का भी साइन अगर माइनस में होगा, यानी कि b भी माइनस में और d भी माइनस में, तो आपका जो आंसर है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आंसर में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, सेम होगा। अगर यहाँ पे u भी प्लस में है, मतलब b भी प्लस में है और d भी प्लस में है, तो भी आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस है, एक प्लस और एक माइनस है, तब क्या होगा, आंसर में क्या होगा, सिर्फ साइन में चेंज आएगा। अगर माइनस में दिया रहेगा तो प्लस में होगा, अगर यहाँ पे माइनस में दिया रहेगा तो प्लस में होगा, अगर प्लस में दिया रहेगा तो माइनस में होगा। सिर्फ यही फर्क पड़ेगा, एकदम शॉर्टकट। उतना सिंप्लीफाई करने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे साइन देखना है। अब डायरेक्ट यहाँ पे साइन मत देखने लगेगा इसमें, अच्छा ये भी प्लस में ये भी प्लस में, लेकिन पहले इसको यू और भी का तो फॉर्मेट में लाइए, उसके बाद साइन देखिए। पहले क्या कीजिए, यू और भी के फॉर्मेट में लाइए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर दोनों माइनस रहेगा, दोनों माइनस रहेगा तो माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, तो आंसर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर दोनों प्लस में रहेगा तो भी प्लस में रहेगा, यहाँ पे भी वन यहाँ पे भी वन, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक माइनस और एक प्लस में रहेगा तो हाँ, तो एक तो यहाँ पे आंसर निगेटिव आएगा, और अगर निगेटिव रहा तो पॉजिटिव आएगा। समझे, हो सकता है कि आर एक्स वाई भी आपको माइनस में दे, यह भी तो हो सकता है कि आर एक्स वाई भी माइनस में देगा। अगर यहाँ पे आर एक्स वाई भी माइनस में रहता तो भी साइन हमारा आंसर माइनस में ही आता। अगर आर एक्स वाई माइनस में रहता तो हमारा आर यू भी माइनस में आता। यानी कि अगर यहाँ पे सिर्फ साइन देखना है, साइन अगर दोनों निगेटिव है तो आंसर में नो चेंज, साइन पॉजिटिव में है दोनों, नो चेंज, प्लस माइनस है, निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। अगर आप ये समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। आर एक्स वाई इज इक्वल टू 0.5, u इज इक्वल टू 2x-4, v इज इक्वल टू 3-2y। अब इसको हमको आर यू भी का आंसर दम 10 सेकंड का अंदर बताइए क्या होगा। आर यू भी का आंसर 10 सेकंड के अंदर बताइए क्या होगा। क्या होगा, कैसे, यहाँ पे देखो ये प्लस में है, ये क्या है, माइनस में है, ये क्या है, प्लस में है, ये क्या है, माइनस में। तो एक प्लस और एक माइनस आएगा, तो साइन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, साइन में चेंज आएगा। यानी पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव होगा, निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव होगा। कैसे होगा, समझ गए, समझ गया। अगर इसको आप सेम अगर इसी फॉर्मेट में कीजिएगा तो भी वही होगा। तो यहाँ पे देखिए u और v, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ u और v होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये समझ गए, कैसे बनेगा, इसको बनाने में कोई टाइम लगा नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या है, बोनस मार्क्स है कि नहीं है, बोनस मार्क्स है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। आर एक्स वाई 0.6 है, u x-3/2 है और v y-2/3। अब इसमें आप आर यू भी निकालिए, आर यू भी निकालिए जल्दी से। ना समझ में आए तो इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, x/2 - 3/2। अभी इस तरीके का क्वेश्चन ऊपर में किए थे, y/3 और 2/3। तो x हमारा क्या है, 1/2 पॉजिटिव में है, y क्या है, 1/3 पॉजिटिव में है। सिर्फ हमको साइन देखना है, सिर्फ हमको क्या करना है, साइन देखना है।
ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है। लेफ्ट हैंड साइड में u और v ही है ना। अगर यहाँ पे b का वैल्यू देखा जाए तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 और d का वैल्यू 1/3। क्या साइन में कोई चेंज होगा, सेम साइन है। मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव, दोनों अगर पॉजिटिव है, u भी पॉजिटिव है और v में भी, यानी कि b और d दोनों पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो आर यू भी हमारा कितना आ जाएगा, तो आर यू भी हमारा एज इट इज रह जाएगा, जो आर एक्स वाई है एज इट इज रह जाएगा। समझ गए। अगर ये समझ गए होंगे तो एक और क्वेश्चन देखिए, क्योंकि बाकी प्रॉपर्टी में कोई दम है नहीं, जो है इसी में है, सिर्फ समझने का खेल, इसमें भी कुछ है नहीं। इससे ज़्यादा तो डिफिकल्टी डिस्पर्सन में है, इससे ज़्यादा हार्ड डिस्पर्सन में है। इसमें तो पता है कि साइन में सिर्फ चेंज होना है। अगर 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन आप ऐसे ही इसमें निगलेक्ट कर दीजिएगा, आपको कन्फ्यूजन 2 ही में रहेगा। ऐसा क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर एक्स वाई इज इक्वल टू 0.46, u इज इक्वल टू एक्स, भी इज इक्वल टू वाई अपॉन में 2। अब इसमें आप निकालिए आर यू भी। निकालिए आर यू भी। हमको बी और डी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे क्या यू और भी सिर्फ है, हाँ है। लेफ्ट साइड में देखिए सिर्फ क्या है, यू और भी है, हाँ है। अब राइट हैंड साइड में देखिए एक्स दिया है, वाई दिया है। तो वाई कितना है 1/2 और एक्स कितना है 1 है, कुछ नहीं है, तो आगे इसके आगे क्या रहेगा 1 रहेगा। तो दोनों क्या है पॉजिटिव में, उसका वैल्यू कुछ भी रहे, वैल्यू से तो कोई लेना ही देना है, वो तो कट के जीरो उतना ही 1 ही आना है, कट के 1 ही आना है। तो सिर्फ साइन देखना, हम दोनों पॉजिटिव है, अरे कोई फर्क, दोनों पॉजिटिव एकदम डायरेक्ट जाना, कोई फर्क नहीं आया। सीधे देखें, अच्छा आर एक्स वाई क्या है 0.46, सेम साइन, नो चेंज। समझे, क्या हो जाएगा सीधे नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं होगा इसमें। और क्वेश्चन देखिए अभी, सिर्फ आपको एक्स और भी में भले ही कुछ कंफ्यूजन कर दे, ठीक है। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, 7x + 8u इज इक्वल टू 11, आर एक्स वाई इज इक्वल टू 0.85। फाइंड आर यू वाई। ये आर यू भी नहीं है, आर यू वाई है। क्यों, क्योंकि हमको क्या इसमें भी का कोई इक्वेशन दिया नहीं दिया है, तो भी हमसे पूछा भी नहीं है, आर यू वाई पूछा है, आर यू वाई पूछा है। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, यू के फॉर्मेट में चेंज करना है इसको, तो यू के फॉर्मेट में पहले इसको चेंज कीजिए, 8u इक्वल टू 11 - 7x, u इज इक्वल टू 11/8 - 7/8x। आया। y का वैल्यू कुछ नहीं दिया तो 1 लेंगे, y का वैल्यू कुछ नहीं दिया तो क्या करेंगे 1 लेंगे। अब यहाँ पे हमको सिर्फ b पता है, और b क्या है माइनस में है, b क्या है माइनस में है, r का वैल्यू 1 ली है, तो साइन में क्या हो जाएगा सिर्फ चेंज हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, -7/8 इंटू 1 अपॉन में मोड लग जाएगा ना यहाँ पे, तो हट जाएगा साइन, इंटू 0.85। अब बताइए, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, -1 इंटू 0.85 क्या हो जाएगा -0.85। क्या बोले थे,
साइन अगर माइनस प्लस में रहेगा तो साइन में चेंज आएगा। यहाँ पे क्या था, प्लस में था, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस में आ गया, तो साइन में क्या हो गया, सिर्फ चेंज हो गया। साइन में क्या हो गया, सिर्फ चेंज हो गया। अब इसी तरीके से होता है, सिर्फ भी का इक्वेशन देगा और पूछेगा क्या, तो आर एक्स भी पूछेगा, तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने का कोशिश तो पक्का करेगा, ठीक है, इतना आसानी से तो क्वेश्चन नहीं है देगा। अब एक और क्वेश्चन देखिए, आर एक्स वाई इक्वल टू 0.75, फाइंड R7 प्लस 2x और 8 माइनस 3y। आपसे क्या पूछा, फाइंड R, फाइंड R, फाइंड R 7 प्लस 2x और 8 माइनस 3y। तो यहाँ पे देखिए हमारा b क्या है, b हमारा 2 हो गया प्लस 2, d हमारा क्या हो गया -3 और b प्लस 2। तो क्या साइन में क्या होगा, आर यू भी हमारा क्या होगा, जब एक प्लस में और एक माइनस में रहे तो साइन में क्या होता है, चेंज होता है। वैल्यू चेंज थोड़ी होता है, साइन चेंज होता है, साइन चेंज करना है। इस तरीके से क्वेश्चन देंगे, कंफ्यूज बहुत करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इतना क्वेश्चन अगर कर लिए होंगे तब आपको एक चीज़ और लिखवा करके दे देते हैं, ठीक है। इसको लिखिएगा, b अगर प्लस में है और d भी अगर प्लस में है तो आर यू भी इज इक्वल टू आर एक्स वाई। दोनों किस चीज़ में, दोनों प्लस में। अगर b माइनस में है, d भी माइनस में है, तो आर यू भी इज इक्वल टू आर एक्स वाई। अगर b माइनस में है, d प्लस में है, तो आर यू भी इज इक्वल टू माइनस आर एक्स वाई। अगर b प्लस में है, d माइनस में है, तो आर यू भी इज इक्वल टू माइनस आर एक्स वाई होगा। तो यही तो करते आ रहे हैं अभी तक। तो हम लोग अभी तक क्या किया कि चारों को चारों प्रॉपर्टी जो था कोरिलेशन का वो क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिए। चारों प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या था कि यूनिट नहीं होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। ये क्या है, रिलेटिव मेजर है, ठीक है। सेकंड क्या है कि आर का जो है वैल्यू वो -1 और +1 के बीच में ही रहेगा। तो अभी तक तो इसका इसका क्या क्वेश्चन करना है, इसका क्वेश्चन देखिए पूरा भरा पड़ा है ऊपर से नीचे तक, अभी तक यही करते आए हैं। थर्ड क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन का है। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल होगा तो स्टडी मटेरियल को ओपन कीजिए और उसमें से हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं उस क्वेश्चन को पढ़िए।
आपके बुक में स्टैंडर्ड डिविएशन स्टडी मटेरियल में नहीं दिया है, कोई नहीं दिया होगा, अभी दिख नहीं रहा है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, हम लोग इसका बात कर रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे कि इफ आर इज द सिंपल कोरिलेशन द क्वांटिटी आर स्क्वायर इज नॉन एज। प्रॉपर्टी 3 पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इफ R is simple correlation the quantity R square is known as, और यहाँ पे वही आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अगर आर स्क्वायर है तो इफ आर इज अ सिंपल कोरिलेशन देन द क्वांटिटी आर स्क्वायर इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछेंगे इस टाइप में। चलिए ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रहने देंगे, ठीक है। और हमारा कोरिलेशन कंप्लीट हो गया, सिर्फ स्कैटर डायग्राम मेथड बचा हुआ है, उसको भी कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अब रिग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू।